सृष्टि देशमुख, जागृति अवस्थी, अनिरुद्ध पांडे और राहुल श्रीवास्तव। स्लीपी से जुड़े इन टॉपर्स का नाम जरूर आपने पहले भी सुना होगा। इनकी सक्सेस स्टोरी के पीछे सिर्फ ऑप्शनल सब्जेक्ट में हाई मार्क्स ही नहीं, लेकिन जनरल स्टडीज में भी बहुत ही अच्छा स्कोर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहा। बदलते हुए यूपीएससी पैटर्न के मौसम में स्लीपी क्लासेस स्टूडेंट्स के लिए अपडेटेड, डिपेंडेबल एंड वन स्टॉप सॉल्यूशन कंटेंट का सोर्स तो है ही, पर इससे भी ज़्यादा ज़रूरी प्रोवाइड करता है शील्ड ऑफ एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिटी ओरिएंटेड टीम ऑफ जीएस एजुकेटर्स, जो प्रीलिम से रैंक तक के सफ़र के हर एक पड़ाव पर आपका साथ देते हैं। और हाँ, ये कोई दावा नहीं, हमारा वादा है। स्लीपी क्लासेस की गाइडेंस के साथ यदि आपकी मेहनत और शिद्दत का मेल हो जाए तो दोस्तों यकीन मानिए, यूपीएससी में आपकी रैंक लेके आने का सपना जरूर साकार होगा। Hello everyone, my name is Aman Anand. I got ranks first in 67th BPSC. Today in this video I will talk about my strategy, how I cleared this exam, starting from prelims, mains and interview, all three stages in detail. So last year also in 66th BPSC I got rank 52. So that time I got RDO post, and this time in Bihar Administrative Service. So initially I will talk about my family background. I was born in Bihar. There is a place Bad in Bihar in Patna district. So I was born here, and then after that I went to Delhi for my studies. My family is based in Delhi. So after my studies I did my graduation from an NSIT college in information technology, BTech in information technology. Or after BTech I started preparing for civil services. So this was my background. तो अब सीधा स्ट्रेटजी पे आते हैं। तो पहले है प्रीलिम्स। तो प्रीलिम्स में बीपीएससी स्पेशल के लिए क्या है कि आपको थोड़ा सा फैक्चुअल ज़्यादा नॉलेज ज़रूरी है। तो उसके लिए आप सिलेबस को अच्छे से एनालाइज़ कीजिए, सिलेबस में क्या क्या पूछा गया है, और प्रीवियस ईयर जो जितने भी हैं बीपीएससी के, मेन आपका जो मेन वेपन है वो प्रीवियस ईयर ही होना चाहिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो मेंस हो कुछ भी हो। तो प्रीलिम्स के लिए आप पहले सिलेबस एक बार देख लीजिए, उसके बाद जैसे कि हिस्ट्री हो गया, बिहार स्पेशल हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, साइंस सेक्शन हो गया, और मैथ्स सेक्शन जो आता है 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन आते हैं। तो आप इन 5 चीज़ों को अलग अलग इन सब के जो नोट्स हैं, इन सब के जो भी मार्केट में जो बुक अवेलेबल हैं उसको अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार। और अगर पॉसिबल हो तो प्रीवियस के सारे क्वेश्चन एक बार अच्छे से उसको याद करके, और टेस्ट सीरीज़ को जो भी मार्केट में मिल जाए आपको, कोई भी एक टेस्ट सीरीज़, नॉर्मल टेस्ट सीरीज़, आप 2-4 टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हैं। प्रीलिम्स मोस्टली क्या है कि आप जितना पढ़िएगा, जितना आपके पास नॉलेज रहेगा उतना अच्छा रहेगा। यहाँ पर सोर्सेज कम होने चाहिए और रिवीजन थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। फैक्चुअल चीज़ें आती हैं तो फैक्चुअल चीज़ों को आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो प्रीलिम्स में मोटा मोटा यही है कि आपका मेन क्या है कि जो फैक्ट्स हैं हिस्ट्री के, बिहार स्पेशल के, बिहार रिलेटेड फैक्ट्स हो गए, करंट अफेयर्स हो गया, मैथ्स हो गया, साइंस सेक्शन हो गया, इस पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के लिए जो मैंने फॉलो किया था वो था एरिटेरिया एंड स्पीडी। मैंने दोनों फॉलो किया था उस टाइम, क्योंकि बिहार में लगभग 30-32 क्वेश्चन करंट अफेयर के पूछे जाते हैं, और लगभग सारे क्वेश्चन उसमें मिल जाते हैं, उसमें जो एरिटेरिया या स्पीडी में। तो प्रीलिम्स के लिए तो मेन ये है कि थोड़ा सा एक्सेसिव स्टडी, थोड़ा वास्ट स्टडी होना चाहिए, और जो सिलेबस है उसको स्टिक करके, उसी को पूरा करके, और फिर 1-2 टेस्ट सीरीज़ वगैरह कुछ लगा के, तो उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो प्रीलिम्स के लिए मेन यही स्ट्रेटजी है। फिर आते हैं मेंस पे। देखिए बिहार के मेंस में अब तो थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है। अब तो एक पेपर GS1 है, GS2 है, और एक एसए का पेपर आ गया है। जो हम लोगों ने दिया था तो उस टाइम GS1 था, GS2 था, और एक पेपर था ऑप्शनल का, और फिर इंटरव्यू। मैं अपना पहले बात कर लेता हूँ। जो मेरा जो उस टाइम जो पैटर्न था, तो उस पैटर्न में क्या था कि GS1 में हिस्ट्री, करंट अफेयर्स एंड स्टैटिस्टिक्स आती थी, और GS2 में पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ऑप्शनल का अलग। तो मेरा मेंस में ये था कि कंटेंट था मेरे पास, क्योंकि कंटेंट का क्या था कि अगर जब आप तैयारी में आते हैं, तो जब सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे
तो स्टार्टिंग से जब आप पढ़ाई शुरू करिएगा एनसीईआरटी से या फिर जो भी स्टैंडर्ड किताब से, तो आप मेक श्योर करिए कि जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वो आप उसको अच्छे से समझ के आप पढ़ पा रहे हैं। ये नहीं हो कि आज आप पढ़ रहे हैं तो आप उसको 1 साल बाद भूल जाइए। पढ़ाई इस तरह से होनी चाहिए कि जो चीज़ें आपने पढ़ाई आपने शुरू की है तो वो आपके दिमाग में रिटेन रहना चाहिए लंबे समय तक। तो मेरा ये स्ट्रेटेजी था कि जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, चाहे एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ या चाहे मैं कोई स्टैंडर्ड किताब पढ़ रहा हूँ या मैं अखबार ही पढ़ रहा हूँ, तो अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है या फिर कोई चीज़ अगर रेलिवेंट है मेरे सब्जेक्ट को लेके, तो मैं उसको कहीं ना कहीं उसको लिख लेता था, चाहे ऑनलाइन में या चाहे ऑफलाइन में कहीं भी, और उसको एक जगह में गैदर कर लेता था। बाद में क्या होता था कि वो चीज़ मेरे को काम आती थी। तो इसको थोड़ा एक एक कर लेते हैं। हिस्ट्री सेक्शन में मेंस में हमारा उस टाइम तो क्या था कि मेन था प्रीवियस ईयर। आप हिस्ट्री में अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। मतलब टाइप जो होते हैं क्वेश्चंस के वो लिमिटेड है। मतलब कि अगर आर्ट एंड कल्चर हो गया तो उसमें भी लिमिटेड है कि मौर्य आर्ट, पाला आर्ट या फिर आपका मधुबनी पेंटिंग, पटना कलाम पेंटिंग, ये सब पूछा जाएगा। तो आपके पास ज़्यादा चीज़ें पढ़ने के लिए हैं नहीं बस। और लेकिन ये है कि हाँ, सोर्सेज, तो इसका जो मैंने मेन जो सोर्स फॉलो किया था वो था एक प्रीवियस ईयर की एक बुक थी जिसमें सॉल्व्ड आंसर्स थे मेंस के, केवीसी नैनो की बुक थी वो। तो उससे मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट, उसमें हर क्वेश्चन का लगभग आंसर था। जो क्वेश्चन के अच्छे आंसर्स थे उसको मैंने उससे निकाल लिए थे और उसमें थोड़ा अपना मैंने ऐड ऑन कर दिया था। तो ऐड ऑन से क्या हुआ कि जो नॉलेज मुझे उस किताब से मिली वो तो ठीक ही थी, और प्लस मैंने अपना उसमें जोड़ दिया, तो मेरे पास एक अच्छा खासा आंसर तैयार हो गया था। और ये था कि लगभग मैंने 15-20 क्वेश्चन मैंने तैयार पहले कर लिया था मेन से पहले। तो अगर मान लो अगर कोई भी नया कोई क्वेश्चन आता है तो मेरे पास एक रेडीमेड आंसर था कि मैं उस आंसर को मैं लिख दूंगा अच्छे से। तो हिस्ट्री में यही था कि वो किताब और बाकी जो मॉडर्न हिस्ट्री तो चलिए वो सब तो नॉर्मल, अगर तैयारी में है तो आप पढ़ ही लीजिएगा। स्पेक्ट्रम है या फिर बिपिन चंद्र है, आप इस सब को तो नॉर्मल सब पढ़ते ही हैं। करंट अफेयर्स पे आते हैं। करंट अफेयर्स के लिए मेरा सिर्फ एक ही सोर्स था, विजन का मंथली मैगजीन। उससे जो आईआर का सेक्शन है और जो पॉलिटिकल सेक्शन है उसको आप पिछले 1 साल का या पिछले 8 महीने 9 महीने का जब कब जितने पॉसिबल हो आप उसको एक बार उसको अच्छे से कवर कर लीजिए। हाँ, फिर आते हैं स्टैट्स पे। स्टैट्स बीपीएससी में स्टैट्स का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि 72 नंबर का स्टैट्स आता है। और स्टैट्स में क्या है कि स्कोरिंग होता है, और अगर आपके 72 में से 72 नंबर आ रहे हैं, अगर मतलब 70, 75 या फिर 70 या फिर 65 भी आ रहे हैं, तो वो आपका चांसेस बहुत हाई कर देता है कि आपका सिलेक्शन लगभग होगा ही होगा। तो स्टैट्स बहुत ज़रूरी है। स्टैट्स का मतलब आपको स्टैट्स पे थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका स्टैट्स बिल्कुल सही होना चाहिए। तो स्टैट्स के लिए जो मेरा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड था तो थोड़ा सा मैथ्स में मैं कंफर्टेबल था स्टार्टिंग से ही, और मैंने पहले भी कुछ एग्ज़ाम दिए थे जिसमें मैथ्स का थोड़ा मैथ्स मेरा ठीक था। तो स्टैट्स पे मैंने कभी उतना ध्यान नहीं दिया उतने अच्छे से, बट मैंने ये मेक श्योर किया था कि जो भी स्टैट्स के प्रीवियस ईयर के जितने भी सवाल आए हैं उन सबको मैं एक बार खुद से एक पेन एंड पेपर लेके प्रैक्टिस कर लूँ। तो वो मैंने प्रीवियस ईयर कुछ न सारे लगा लिए थे। और स्टैट्स लगभग इस बार भी मेरा लगभग स्टैट्स लास्ट टाइम भी स्टैट्स सारा ठीक था और इस बार भी स्टैट्स ठीक था। तो अगर आपका स्टैट्स ठीक है तो आप मतलब काफ़ी आगे रहिएगा रेस में। ये GS1 का ये हो गया। फिर अब बात करते हैं GS2 की। GS2 में आपका फर्स्ट सेक्शन आता है पॉलिटी गवर्नेंस का। फिर पॉलिटी गवर्नेंस में तो इसमें सिर्फ जो एक किताब है वो आपका है लक्ष्मीकांत। बट लक्ष्मीकांत से आपको सिर्फ नॉलेज मिलेगा, वो आपको सिर्फ फैक्ट्स बताएगा कि ये आर्टिकल है, ये या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है, ये रूल्स हैं, ये रेगुलेशंस हैं। बट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायनेमिक। तो डायनेमिक क्वेश्चंस के लिए क्या होता है कि आप जब करंट अफेयर पढ़ते हैं या फिर जो भी चीज़ अभी चल रही है, मतलब पॉलिटी रिलेटेड या इंडिया में हो कहीं भी हो, तो पॉलिटी का मेन गेम बस यही होता है कि आपको करंट अफेयर को लिंक करना आना चाहिए फैक्चुअल चीज़ों से। अगर सवाल अगर प्रेसिडेंट के ऊपर ही है तो आपको प्रेसिडेंट के सवाल के अगर कोई सवाल आता है तो आपको ज़रूरी है कि आप उस सवाल में प्रेसिडेंट के रिलेटेड आर्टिकल्स या फिर प्रेसिडेंट के रिलेटेड जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जो भी सेक्शंस हैं, आप उसको अच्छे से उसमें आंसर्स में लिख पाएँ। तो पॉलिटीज़ का मेन यही है कि आप डायनेमिक और स्टैटिक दोनों चीज़ों को आप एक साथ कंबाइन कर पाएँ, तो आप पॉलिटी में आप एक अच्छा आंसर आप जरूर लिख सकते हैं। फिर उसका जो अगला सेक्शन है वो आता है आपका इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स में बिहार के लिए स्पेशल एक बिहार इकोनॉमिक सर्वे का आप एक बार उसका जो समरी है वो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का
कोई भी एक समरी होगा 20-30 पेज का, उसको आप मार्केट से लेके आप एक बार बिहार का समरी अच्छे से, क्योंकि उसमें क्या है कि जो भी सवाल आता है वो उसमें बिहार के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाता है। तो कोई भी समरी एक मार्केट से उठा के उसको आप अच्छे से देख लीजिए, और अब तो इकोनॉमिक्स उसमें कवर हो जाता है। बाकी इकोनॉमिक्स का तो बेसिक्स तो आप प्रीलिम्स के टाइम पढ़ ही लीजिएगा, तो उसको बेसिक और डायनेमिक को आप अच्छे से कंबाइन कर दीजिए तो आपका आंसर तैयार हो जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी क्या है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी फिक्स चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं। एग्रीकल्चर में क्या यूज़ होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, फ्लड रिलेटेड, डिजास्टर रिलेटेड, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मतलब 10-15-20 चीज़ें हैं। तो आप उन 20 चीज़ों को आप एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, और उन 20 चीज़ों पे आप कंटेंट अपना तैयार कर लीजिए 3-4-5 पेज का, जो भी आपके पास है। तो कंटेंट आपके पास तैयार रहेगा तो, और सवाल कुछ भी आएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इनफैक्ट इस बार भी और लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ कि मेरा तो जीएस के पेपर्स तो मेरे लगभग मतलब 15 मिनट पहले लगभग ख़त्म हो जाते थे, मतलब 2 घंटे 40 मिनट्स में मेरे पेपर हो जाते, क्योंकि मेरा फ़ायदा ये हुआ कि सारे आंसर्स मेरे पास ऑलरेडी दिमाग में थे। मेरे सारे आंसर्स मेरे तैयार थे, बस मुझे वहाँ जाके उसको एक बस पेन से उसको बस एक मतलब कॉपी पे उसको बस नोट डाउन करना था। तो रेडीमेड आंसर्स आपके पास रहेंगे तो आपको तो बस फिर लिखना है, लिखने में ज़्यादा समय लगता नहीं है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो हाँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक चीज़ है कि जो विज़न की मंथली मैगजीन आती है उसमें जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेक्शन है, आप उसको पढ़ के जो भी आपको उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगता है आप उसको निकाल के अलग से एक अपना डायरी या फिर नोट्स बना लीजिए, उसमें अपना लिखते रहिए, और जब एग्ज़ाम आएगा तो उसको अलग से समराइज़ करके आप उसको मतलब रट लीजिए बेसिकली कि क्या अगर ये सवाल आएगा तो मैं क्या लिखूंगा, ये सवाल आएगा तो मैं क्या लिखूंगा। आपके दिमाग में रेडीमेड आंसर रहेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, फिर तो आप आराम से आंसर लिख सकते हैं। अब आते हैं ऑप्शनल पे। ऑप्शनल मेरा सोशियोलॉजी था, तो सोशियोलॉजी मैं काफ़ी समय से पढ़ रहा था। तो सोशियोलॉजी में तो थोड़ा ये होता है कि सिलेबस थोड़ा कंसाइज्ड है, और इसमें मेन है कि जितने थिंकर्स हैं सोशियोलॉजी के, चाहे आपका वेस्टर्न थिंकर्स हो, इंडियन थिंकर्स हो, किसी भी आंसर को सोशियोलॉजिकली लिखने के लिए आपको थिंकर्स के जो उनके पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो लिखने पड़ते हैं। तो मेरा मेन यही था कि मैंने जितने थिंकर्स थे, लगभग 10 थिंकर वेस्टर्न थिंकर्स और 10-15 इंडियन थिंकर्स, मैंने इन सब की जितने भी थ्योरीज थे वो सब मैंने एक जगह अपना अलग से लिख लिया था। तो बाद में जब एग्जाम कोई भी सवाल था, चाहे सवाल फैमिली का हो, चाहे सवाल रिलीजन का हो, चाहे सवाल आपका सोसाइटी का हो, वुमेन इश्यूज़ का हो, या फिर एग्रीकल्चर का हो, कोई सवाल भी हो, तो आप उसमें अगर सोशोलॉजिकली किसी भी सोशोलॉजिस्ट के थिंकर्स को या फिर उनके थ्योरीज को लिखिएगा तो आपका सोशोलॉजिकल आंसर वही होता है। एक जीएस के आंसर में सोशोलॉजी का आंसर फर्स्ट फ़र्क ये होता है कि आपको उस आंसर में आपको जो सोशोलॉजिस्ट ने स्टडी की है, उनकी थ्योरीज दी हैं, आपको उन थ्योरीज को अच्छे से लिखना है उस आंसर्स में। और सोशोलॉजी के लिए मेरा मेन सोर्स तो महापात्रा सर के नोट्स ही थे, बस वही एक मेरा सोर्स है जो अब तक मैं पढ़ रहा हूँ। इसके अलावा सोशोलॉजी मैंने नितिन सांगवान सर की बुक भी मैंने रेफ़र की थी, बट उससे मैंने सिर्फ फैमिली और पॉपुलेशन, ये 2 चैप्टर मैंने उनसे कवर किया था। बाकी सब महापात्रा सर के नोट्स से लगभग A to Z महापात्रा सर का नोट्स मतलब मेरे लिए तो अब तक का सबसे बड़ा वेपन रहा है। मतलब वो उसी नोट्स की वजह से मार्क्स भी आए हैं, और आई थिंक सिलेक्शन मतलब काफ़ी हेल्प हुआ है। लास्ट टाइम भी सोशोलॉजी में काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, इस बार भी मार्क्स सोशोलॉजी में काफ़ी अच्छे हैं। तो सोशोलॉजी एज एन ऑप्शनल काफ़ी सही रहा। इस बार थोड़ा अब तो पैटर्न चेंज हो गया है, तो अब जो पैटर्न आ गया है उसमें क्या है कि GS1 या GS2 तो लगभग सेम है, उसका पैटर्न वही है। थोड़ा सा बस आपको अब और एग्जॉस्टिव स्टडी करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अपने पढ़ाई के उसको बढ़ाना पड़ेगा, जो आपका एक्सटेंड बढ़ाना पड़ेगा। आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर पर नहीं रहना है, आपको थोड़ा सा उसके अलावा भी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि आर्ट एंड कल्चर में पहले से पेंटिंग्स आती थी, जो जैसे मौर्य आर्ट, पाला आर्ट, या फिर मधुबनी, पटना कलाम पेंटिंग। अब थोड़ा सा आपको टेम्पल आर्किटेक्चर और जो आर्किटेक्चर है आपको थोड़ा बहुत वो सब भी देखना पड़ेगा। अब तो वो सब के लिए आपके पास मार्केट में सोर्सेज बहुत हैं। आप कोई भी एक सोर्स उठा लीजिए जो आपके कंफर्टेबल है, चाहे वो किसी इंस्टीट्यूट का हो, चाहे वो कोई बुक हो, कोई भी एक उठा लीजिए, आप उसको रेफ़र कीजिए। बस सोर्स एक होना चाहिए, मल्टीपल सोर्स नहीं होना चाहिए। एक सोर्स और मल्टीपल रिवीजन, इस एग्ज़ाम का सिंपल फंडा यही है कि आपका सोर्स जितना कम होगा और आप उसका जितना अच्छा रिवीजन करेंगे, आपका सिलेक्शन उतना करीब होगा। तो मेन यही हो। अब हाँ, इस बार एस्से आ गया है, तो एस्से के लिए आई थिंक सबसे बड़ा जो है कि आप पहले जो पूरा सिलेबस है आप उसको तो चलिए पढ़िएगा ही पढ़िएगा।
ऐसे में कुछ नहीं करना होता है, आपको बस एक प्रॉपर आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए। कोई भी ऐसे पूछा जाएगा तो उसका आप थोड़ा सा बैकग्राउंड, थोड़ा सा वे फॉरवर्ड, कंटेंट आपके पास, आप जीएस के लिए पढ़िएगा, कंटेंट आपके पास बन जाएगा। तो आपको ऐसे लिखने में उतनी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे में क्या होता है कि मेन है कि आपका स्ट्रक्चर रहना चाहिए, आपका स्टार्टिंग से लेके एंड तक जितना भी आप लिख रहे हैं 600 वर्ड, 1000 वर्ड, तो आपका एक स्ट्रक्चर वे में होना चाहिए, कोहेरेंस होना चाहिए बिटवीन द थिंग्स यू राइट। तो ऐसे इज मोर अबाउट इन कंटेंट। इफ़ यू हैव कंटेंट और आपका यू कैन मेक अ स्ट्रक्चर, तो आप अच्छे से इसको ऐसे को कवर कर दीजिएगा। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे, जैसे कि एक है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग को लेके बहुत मतलब मिथ्स है मार्केट में, मतलब एक्चुअली ये सब मिथ कोचिंग वालों का होता है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए, आपका इंट्रो होगा, बॉडी होगा, कंक्लूजन होगा, ये सब कुछ नहीं होता है। देखिए, एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, आपको सिर्फ क्वेश्चन का डिमांड पूरा करना है। आपको ये नहीं है कि आपने इंट्रो लिखा या फिर बॉडी लिखा, आपने कंक्लूजन लिखा, नहीं। आप क्वेश्चन पढ़िए, आप क्वेश्चन को समझिए, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप क्वेश्चन का डिमांड को पूरा कीजिए। ये मत सोचिए कि मेरे को इंट्रो नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं, ये मत समझिए कि आपको इंट्रो नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं, या फिर मेरे से कैसे फॉरवर्ड होगा। अरे इंट्रो नहीं आ रहा है तो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है आप वहीं से कंटिन्यू करिए। मैंने आज तक कभी उतनी मतलब मैं आपको ये बात थोड़ी सी लगेगी, लेकिन मैंने आज तक कभी आंसर राइटिंग की ही नहीं है। मेरे पास बस मेरा मेन था कि अगर मैं कंटेंट बना लूंगा और मेरे पास कंटेंट मेरे पास रहेगा तो मैं आंसर एक अच्छा आंसर मैं लिख सकता हूँ, मैं अभी भी लिख सकता हूँ। अगर मेरे पास कंटेंट है, अगर मेरे को कोई देगा कि इस पे आंसर लिखो, तो मेरे पास मैं उस पर आंसर आराम से लिख सकता हूँ। तो कंटेंट पे फोकस करिए, अगर कंटेंट रहेगा तो अच्छा आंसर अपने आप लिख दीजिएगा। तो आंसर लिखने के लिए कभी आपको ये नहीं कि नहीं हमको बहुत फिर आंसर राइटिंग करना है, हमको 100, 150, 300 सवाल लिखने हैं, ये सब नहीं। ये सब मतलब मेरे हिसाब से तो ये सब नहीं है। आपके पास कंटेंट रहेगा, आप लिख दीजिएगा। बॉडी, इंट्रो, कंक्लूजन, ये सब बस मिथ्स हैं। ये सब फोकस ऑन कंटेंट। हाँ, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा आप प्रैक्टिस जरूर करना है, ऐसा नहीं है कि आंसर राइटिंग लिखना ही नहीं है, आपको आंसर्स लिखने हैं। अगर आपको लगता है कॉन्फिडेंस नहीं है आपके अंदर, तो आप जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं बीपीएससी के ही या फिर किसी और भी सिविल सर्विसेज के, आप उन क्वेश्चंस को उठाइए, आप खुद से लिखिए। आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या लिखा है, मैंने अच्छा लिखा है, खराब लिखा है। तो वो चीज़ क्या है कि आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप किसी पर रिलाई करें इसके ऊपर कि यार कि ये मेरा कॉपी आंसर देखेंगे तो कैसा, नहीं। आप अपना आंसर खुद लिखिए, आप खुद उसको स्टडी करिए ना। सबसे बेस्ट इवेल्युएटर आदमी खुद होता है अपना, उसको खुद पता होता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ मैं अच्छा कर रहा हूँ या फिर मैं ख़राब कर रहा हूँ। तो आंसर राइटिंग का ये हो गया। उसके बाद हाँ, अब अगली चीज़ है नोट्स मेकिंग। तो नोट्स मेकिंग के लिए क्या है कि अब डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने कभी नोट्स नहीं बनाए अपने, मतलब आज तक कभी मुझे मतलब मेरा कभी मतलब पहले भी मैंने कभी आज तक नोट्स नहीं बनाए। तो मेरा क्या था कि मैं चीज़ें रिटर्न करने का थोड़ा कैपेसिटी लगता है कि मेरे में है। तो मैं नोट्स बस बनाता था उन चीज़ों की जो मुझे बिल्कुल ही जो चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती थी। जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी मुझे आज तक कभी समझ नहीं आया, मुझे अभी भी समझ नहीं आता है मुझे ज्योग्राफी। तो एक ज्योग्राफी के लिए मैंने थोड़ा नोट्स बनाया था। बाकी चीज़ें जो थी जैसे कि सोशोलॉजी हो गया फिर और जीएस की भी चीज़ें हो गई, तो मैंने उसके नोट्स कभी नहीं बनाया। मेरा था कि शॉर्ट नोट्स रहेगा मेरे पास तो मैं कर देख लूँगा, अगर शॉर्ट नोट्स रहेगा तो मैं उसको बना लूँगा, लेकिन लॉन्ग नोट्स टाइप का मैंने कभी फॉलो नहीं बनाया मैंने। बस मेरा मेन था कि जितना मैं ज़्यादा पढ़ूंगा उतना मेरे पास कंटेंट रहेगा और मैं उस कंटेंट को मैं आराम से कॉपी में उसको लिख दूंगा मैं नोट्स मेकिंग के लिए। हाँ, लेकिन ये सबका अलग अलग होता है। ये मेरी स्ट्रेटेजी थी, लेकिन ऐसी भी बहुत सारे हैं सिलेक्टेड लोग हैं यूपीएससी में भी, यहाँ भी, जो नोट्स काफ़ी अच्छा बनाते हैं। तो वो आपका पर्सनल होना चाहिए। आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, आपको लगता है कि आप नोट्स मेकिंग में कंफर्टेबल हैं, तो आप नोट्स बनाइए। ठीक है, नोट्स बनाना अच्छी बात होती है। इससे आपका थोड़ा सा एग्जॉस्टिव नोट्स मेकिंग बन जाएगा, तो आपको चीज़ें याद भी अच्छी होंगी। और बट ठीक है, वो सबका अपना अपना होता है। पर्सनली मेरे लिए मैंने कभी नोट्स नहीं बनाया है। अगर जरूरत पड़ती है किसी चीज़ों का तो मैं कभी मैंने बना लिया था। अब आते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे कि कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है नहीं पड़ती है। देखिए, पर्सनली मैंने आज तक कोई कोचिंग नहीं किया है। इनफैक्ट जब ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ था उसके बाद मैंने एक जगह है करोल बाग, वहाँ मैंने रूम ले लिया था। वहाँ बैठ के हम लोग अपना दोस्त जो सर्कल था हम लोग का बैठ के पढ़ाई करते थे। कोचिंग के लिए देखिए, कोचिंग में क्या है कि अगर आपको ज़रूरत है कोचिंग का तो कोचिंग लीजिए। कोचिंग लेना कोई बुरी चीज़ नहीं है, मतलब ये आपके लिए गाइडेंस की तरह ही काम करेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग ही आपके लिए ज़रूरी है, ये मैंडेटरी है, नहीं।
अगर आपको लगता है कि आपके पास गाइडेंस है, आपके दोस्त यार हैं जो आपके सिलेक्टेड कुछ फ्रेंड्स हैं जो गाइड कर सकते हैं, मेरे केस में वही था। मेरे काफ़ी जो सीनियर्स थे वो सिलेक्टेड थे, यूपीएससी भी सिलेक्टेड थे, कुछ स्टेट सर्विस भी सिलेक्टेड थे, तो हमारे पास गाइडेंस इनफ था। तो उन गाइडेंस से काम हो गया था और धीरे धीरे आप जब इस चीज़ में आइएगा तो विद इन ईयर या फिर 6 महीने के अंदर ही आपको सब कुछ खुद समझ में आ जाएगा कि पढ़ना क्या है अपने को। और पढ़ना, देखिए पढ़ने के लिए चीज़ें वही होती है, चीज़ें अलग नहीं होती हैं। जो चीज़ें मैंने पढ़ा है वही चीज़ें सबने पढ़ा है। तो बस पढ़ने का तरीका अलग होता है कि मैंने इन चीज़ों को कैसे पढ़ा है, फिर किसी और या फिर किसी सेकंड पर्सन उन चीज़ों को कैसे पढ़ा। तो पढ़ाई सबके नोट्स वही हैं। तो और कोचिंग के लिए बस यही है कि अगर लेना है तो ले सकते हैं। और बाकी वैसे मैंने कहीं कोचिंग नहीं की है। अभी मैं देख रहा था कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट ने क्लेम किया है कि ये हमारा स्टूडेंट है, ये मैं आपको एक बात इसी मीडियम से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैंने कोचिंग कहीं नहीं की है, ना मैंने कहीं कोई मेंस का टेस्ट सीरीज़ लिया है, ना मैंने कोई क्लासेस लिया है, ना मैंने कोई प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज़ लिया है। मैंने कहीं कोचिंग नहीं की है। अगर कोई क्लेम कर रहा है कि मैंने उनके यहाँ कोचिंग ली है तो ये क्लेम गलत होगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैंने, जैसे कि ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट था बीपीएससी में। लास्ट टाइम भी जो दिया था मैंने 66 का, तो उसमें रैंक 52 आई थी, इस बार रैंक 1 आया। तो इस बार में जो मैंने चेंज किया मैं वो बताना चाहूँगा। लास्ट टाइम मेरा मेन चेंज था आंसर राइटिंग के पैटर्न में। लास्ट टाइम जो मैंने आंसर्स लिखे थे वो मैंने लिखे थे पैराग्राफ फॉर्म में, मतलब पॉइंटर्स कम थे। हिस्ट्री में तो आई थिंक मैंने पॉइंटर्स लिखे नहीं थे, या फिर सोशोलॉजी में मैंने सब कुछ मैंने पैराग्राफ में ही, छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखा था। इस बार मैंने बिल्कुल अपोजिट किया। इस बार मैंने पैराग्राफ लिखा ही नहीं है, इस बार मैंने सिर्फ पॉइंटर्स लिखे थे। चाहे जीएस हो या फिर आपका ऑप्शनल हो, मैंने सिर्फ पॉइंटर्स और सिर्फ डायग्राम, फ्लो चार्ट और यही सब बनाए। लगभग मेरे हर पेज पे एक ना एक डायग्राम या एक ना एक फ्लो चार्ट था मेरे आंसर में। तो आई थिंक वो चीज़ मैंने एक टॉपर हैं यूपीएससी के, अनुदीप सर, उनकी मैंने कॉपी रेफ़र की थी। ये उनका जो आपको नेट पे मिल जाएगा, उनका जो यूपीएससी का आंसर कॉपीज़ हैं, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट आंसर्स उन्होंने लिखा है आज तक का। तो उनका ही मेरा मेन था कि वो जैसे आंसर लिखते थे, मैंने चाहा कि अगर उनको मैं अपना आंसर्स भी उस तरह लिख पाऊँ तो सही हो सकता है। तो मैंने ये वाला इस साल मैंने वही अप्लाई किया था। लगभग मेरे हर आंसर्स में, मतलब कंटेंट, जितना कंटेंट मेरे पास है मैंने उस कंटेंट को फ्लो चार्ट में, डायग्राम में, पॉइंटर्स में मैंने पूरा उसको लिख दिया। इससे क्या हुआ, टाइम भी बच गया और काफ़ी, मतलब आई थिंक आंसर्स भी अच्छे रहे, तो जो मार्क्स भी ठीक ठाक अच्छे आए। तो आंसर राइटिंग में मैंने काफ़ी चेंज लाया था लास्ट ईयर के हिसाब से। और बाकी तो सब कुछ लगभग सेम था कंटेंट, तो बाकी तो सिलेबस तो वही था, इसलिए उतना हुआ नहीं। और फिर अब आते हैं, कुछ बातें आती हैं कि सोशल मीडिया से दूर रहें या फिर सोशल मीडिया का यूज़ करें। देखिए, सोशल मीडिया को दूर रहना नहीं रहना वो आपका पर्सनल चॉइस है। मतलब मेन ये है कि आप उस मीडिया को यूज़ कैसे कर रहे हैं। जैसे कि पर्सनली मैं किसी सोशल मीडिया पे नहीं हूँ, बट येस ट्विटर मैंने काफ़ी यूज़ किया था, मतलब अब यूज़ करना शुरू किया है ट्विटर मैंने। और अगर आप फेसबुक पे हैं या फिर अगर आप इंस्टाग्राम फेसबुक तो खैर आप अवॉइड करिए, ये चीज़ें काम नहीं आएंगी। यूट्यूब का अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो यूट्यूब से आप अगर पढ़ाई की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं तो वो ठीक है। बाकी सोशल मीडिया से आपका पर्सनल चॉइस है, आप देखिए उसको आप कैसे यूज़ कर रहे हैं। अगर आपके अंदर कंट्रोल है, विलिंगनेस है, तो आप उसको आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। सोशल मीडिया आपके थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करने के लिए ठीक है, बट उसको एक्सेसिव नहीं होना चाहिए वो। और फिर एक चीज़ आती है कि आप पढ़ाई कैसे होनी चाहिए, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो पर्सनली जो मैं बिलीव करता हूँ कि पढ़ाई ऑफलाइन ही होनी चाहिए। पढ़ाई ऑनलाइन पढ़ाई का मैंने ऑनलाइन पढ़ाई आज तक नहीं की। अब कोविड के बाद से ऑनलाइन पढ़ाई का ट्रेंड शुरू हुआ है, तो पढ़ाई ऑफलाइन मैंने पूरा किया। मैं किताबों पे बहुत रिलाई करता हूँ, बुक्स पे, नोट्स पे। मैं कभी ऑनलाइन ये वीडियोस पे या फिर ऑनलाइन किसी ये सब चीज़ों पे मेरा मतलब जमता नहीं है, मतलब मेरे से वो थोड़ा सा वो होता नहीं है मेरे से। तो मेन है कि आप किताबें जितना अच्छे से पढ़ेंगे, आप किताबों को ही पढ़िए। आप एक किताब को आप 20 बार पढ़िए। लक्ष्मीकांत आई थिंक मैंने कम से कम 30 बार पढ़ा होगा, मैंने उसको ज़्यादा ही पढ़ा होगा इनफैक्ट। लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम तो पूरा वो तो फट गए हैं मेरे, एक्चुअली मैंने पढ़ा उसको, मैंने इतना अंडरलाइन कर दिया है कि वो फट गए हैं। तो मेरा, आप अगर सजेशन मानिएगा तो मेरे लिए तो ऑफलाइन स्टडी जितनी बढ़िया होगी। आप जब भी पढ़ते हैं तो आपके हाथ में एक कलम रहना चाहिए, आपके पास एक पेपर रहना चाहिए या फिर एक नोटबुक रहना चाहिए। आप ये नहीं कि आप फ़ोन लेके बैठ गए हैं, आपने ईयरफोन लगा लिया है कि आप ऑनलाइन आप वीडियो देख रहे हैं कि नहीं मैं पढ़ रहा हूँ। ये आई थिंक पढ़ाई बिल्कुल नहीं है।
आपके पास जब भी पढ़ाई करेंगे आपके हाथ में एक पेन, आपके हाथ में एक कॉपी रहना बहुत ज़रूरी है। ये नोट्स में ये आपका पढ़ाई का तरीका वो हो गया। उसके बाद मोटिवेशन के लिए, अब देखिए मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन सबसे बड़ा मोटिवेशन आप खुद होते हैं कि आप इस जर्नी में आए हैं, आप इस सफ़र में आए हैं, तो आप क्यों आए हैं, आपने कुछ सोचा होगा, आपने कुछ डिसीजन लिया होगा। तो मेरे लिए ऑब्वियसली था, जब मैं कॉलेज में था तो उस टाइम सब लोग थे कि नहीं अब तो प्लेसमेंट लगेगी, अब तो पैकेज आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, बट नहीं था, ये था अपन ये था कि अपने नहीं इसी सिविल सर्विस की तैयारी करेंगे, उसमें जाएंगे, पब्लिक की सेवा करने का मौका मिलेगा, फील्ड में रहने का मौका मिलेगा, फील्ड जॉब होगी। तो मोटिवेशन, सबसे बड़ा मोटिवेशन आप खुद होते हैं कि आपका अंदर का चाहत क्या है। तो जिस दिन आप अपने अंदर के चाहत को पहचान जाएंगे, उस दिन आपके लिए आपको कहीं बाहर से मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सपोर्ट के लिए आपके पेरेंट्स हमेशा रहेंगे आपके पास। मेरे पेरेंट्स हमेशा थे मेरे साथ, उन्होंने कभी कोई दिक्कत नहीं होने दी, मतलब रिसोर्सेज में भी कभी कोई जो चीज़ जब चाहिए वो हमेशा मिलती रही। तो सपोर्ट के लिए आपके पेरेंट्स रहेंगे। बस हाँ, ये ज़रूरी है कि आप अपने डिसीजन पे कायम रहिए। ऐसा नहीं होगा कि आपने एक डिसीजन लिया कि नहीं हम तैयारी करेंगे, आपने कुछ साल तैयारी की, 3 साल 4 साल, फिर नहीं आपका नहीं हुआ तो फिर आप डिप्रेशन में चले गए या फिर एंजाइटी में चले गए। देखिए ये एग्ज़ाम एक थोड़ा सा इसमें रिस्क होता है। यूपीएससी सिविल सर्विस एक ऐसा एग्ज़ाम है कि यहाँ पर सक्सेस की गारंटी है, लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत है। ऐसा नहीं है कि आप सक्सेस करिएगा ही करिएगा। तो आपको ज़रूरी है कि आप हमेशा एक प्लान बी लेके चलिए। आपका प्लान बी एक ऐसा प्लान होना चाहिए जो आप, जैसे 3 साल आप तैयारी कीजिए, 3 साल अगर आप तैयारी करिएगा, मान लीजिए उसमें आपका अगर नहीं होता है तो आप फिर अपना प्लान बी पे काम करिए। प्लान बी आप एक बार उसको सिक्योर कर लीजिए, फिर आप दोबारा प्लान ए पे आइए। तो प्लान बी बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। और मोटिवेशन आप खुद से लाइए, अपने पेरेंट्स को देखिए, अपने परिवार को से मोटिवेशन लाइए, आपके सिबलिंग्स हैं होंगे, आपका फ्रेंड सर्कल होगा, वही आपको सबसे बड़ा मोटिवेशन देंगे। सबसे बड़ा मोटिवेशन आदमी खुद होता है। किसी के कहने से या फिर कोई आजकल मोटिवेशन के वीडियोस भी चलते हैं, वो सब तो फालतू चीज़ें हैं। आपको कोई और मोटिवेट कभी कर ही नहीं सकता, आप खुद को खुद ही मोटिवेट कर पाइएगा। नो वन एल्स कैन मोटिवेट यू एवर। तो ये आपका मेन मोटिवेशन का ये हो गया। हाँ, अब एक लास्ट चीज़ है कि हाउ टू डील विद फेलियर। देखिए असफलता ज़रूर आती है। जैसे कि जब हम भी तैयारी में आए थे तो उस टाइम स्टार्टिंग में तो लगभग 1-1.5 साल तो ऐसा था कि कोई किसी एग्ज़ाम का पीटी ही नहीं हुआ था। मतलब चाहे वो आपका यूपीएससी हो या फिर आपका सीजीएल हो, बैंक हो। मैंने काफ़ी एग्ज़ाम दिए थे। मैंने बिहार का भी काफ़ी एग्ज़ाम दिया था जो नीचे लेवल का था। मेरा किसी एग्ज़ाम में प्रीलिम से नहीं हुआ था। तो उस टाइम ऐसा हो गया था कि पता नहीं मैं इस लायक हूँ भी या नहीं हूँ, या फिर मैंने गलत डिसीजन ले लिया। तो वो थिंकिंग ज़रूर आती है एक समय के लिए, बट उस टाइम फिर आपको वही है कि अगर आप यंग हैं, अगर आप मोटिवेटेड हैं, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, तो आप उसको एक बेस्ट ट्राई और दीजिए 2-3 साल। बट ये है कि हाँ, 3-4 साल अगर आपका एग्जॉस्ट हो गया है तो 3-4 साल के बाद यू शुड गो फॉर प्लान बी। आप कुछ काम पकड़ लीजिए या फिर डू समथिंग टू मेक योरसेल्फ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। देन और पढ़ाई तो आपके होती रहेगी। पढ़ाई तो देखिए, पढ़ाई का क्या है, पढ़ाई तो आप 6 महीने 1 साल में पढ़ाई कर लीजिएगा, वही पढ़ाई चलते रहती है। पढ़ाई कभी नई नहीं होती है। आप बस नया ऐड करिएगा करंट अफेयर। जो चीज़ लक्ष्मीकांत आपने एक बार 2 बार पढ़ लिया आपने, तो वही लक्ष्मीकांत आपको 10 साल पढ़ना है जब तक माली सिलेक्शन नहीं होता है। तो आप 3-4 साल अपना मेहनत, आप 3-4 साल अपना उसमें लगाइए। हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर बाई चांस नहीं होता है तो आप एक काम पकड़ के उसको अपना आगे करते रहिए, और हो ही जाता है। अगर आपका स्ट्रेटजी ठीक हो, अगर आपका डेडिकेशन ठीक हो, अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो वो हो जाता है। मतलब मेरे केस में तो हुआ, और बहुतों केस में मैंने देखा है कि ऐसा हुआ है। अगर नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा स्ट्रेटजी चेंज करिए, थोड़ा माहौल भी होता है उसको चेंज करिए। तो ये चीज़ क्या है कि मेन है कि इन सब चीज़ पे अगर ध्यान दीजिएगा तो ये एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम हो, बीपीएससी हो या फिर आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसमें बस हार्डवर्क डेडिकेशन से पढ़ाई करते रहना है। बाकी इस तो एग्ज़ाम तो कोई भी एग्ज़ाम निकल जाएगा आराम से। हाँ, तो एक बार इंटरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं। बीपीएससी में ये मेरा दूसरा इंटरव्यू था। लास्ट टाइम भी मैंने इंटरव्यू दिया था। तो इस इंटरव्यू में मेन होता, देखिए इंटरव्यू इज ए पर्सनैलिटी टेस्ट। उसमें कोई नॉलेज टेस्ट नहीं होता है। लोग सोचते हैं कि अगर मैं इंटरव्यू में जा रहा हूँ तो मैं सॉरी बोलूँगा तो मेरे मार्क्स काटेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लास्ट टाइम मैंने कम से कम 10 बार सॉरी बोला था, बट कभी ऐसा था नहीं कि मेरे मार्क्स उसमें कम आए थे। इंटरव्यू में आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप किस तरह से बैठ रहे हैं, आप किस तरह से बात कर रहे हैं। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं भी आ रहे हैं तो आप उन क्वेश्चंस को आपका उस टाइम पेशेंस लेवल क्या है, आपका उस टाइम कामनेस लेवल क्या है, वही चेक होता है बस। जरूरी नहीं है कि आपसे सवाल पूछेंगे आपको जवाब देना ही देना है, ऐसा नहीं है।
आप जो सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, अगर आपको उस सवाल के जवाब अच्छे से आते हैं तभी उन सवालों का जवाब दीजिए। इंटरव्यू में अगर आपको कोई सवाल नहीं आ रहा है तो आप उसको हंसते हुए सॉरी बोलिए कि सर सॉरी सर, मैं उसको अभी देख लूँगा। कभी उस पर घबराना नहीं है कि इंटरव्यू नहीं, सवाल नहीं आया तो अरे मेरे नंबर कट जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। इंटरव्यू में पर्सनैलिटी, आप अब जो रियलिटी है आपकी, बस आपको वही शो करिए वहाँ पे। मेरा इंटरव्यू भी जो हुआ था 7th का, तो मेरा तो मेन था कि जितने भी मतलब मेरे इंटरव्यू में मोस्टली जो मैंने ग्रेजुएशन किया था तो उससे रिलेटेड चीज़ें पूछी गई थी कि टेक्नोलॉजी का यूज़ आप कैसे करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन में। तो वो चीज़ें काफ़ी अब गवर्नमेंट भी कर रही है, इनफैक्ट बिहार गवर्नमेंट भी काफ़ी उस पर फोकस कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट फोकस कर रही है, तो वो चीज़ें मेरे लिए थोड़ी आसान हो गई थी। वो चीज़ें मेरे काफ़ी थी कि जो मैंने तैयारी भी किया था वो मेरे से पूछ लिया गया। तो इंटरव्यू में आप रियल रहिए, जो आपका नॉलेज है आप वही बताइए वहाँ पे। हॉबी वगैरह अगर आपसे पूछा जा रहा है तो हॉबी अपना, जो भी आपका हॉबी है आप वही रियल बताइए। तो इंटरव्यू में बस यही है कि बी रियल, बी यू, और यही इसका एक मेन फंडा है। डोंट फेक, वहाँ जाके फेक मत करिए। कुछ फेक करिएगा तो जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो बहुत मतलब सीनियर लोग हैं, तो वो आपको तुरंत पकड़ लेंगे, उनका वो डेली इंटरव्यू ले रहे हैं। तो आप वहाँ फेक मत करिए कुछ। जो आपकी हॉबी है, जो अपने पैशन है, आप वही बताइए। जो चीज़ आप करते हैं आप वही बताइए, जो चीज़ आपको आती है वही बताइए। बस यही मेरा इंटरव्यू में यही था। लास्ट टाइम भी मेरा हॉबी कुछ था नहीं कभी लाइफ में, कुछ हॉबी वैसे इस टाइम। अब तो एस्पिरेंट होते हैं तो एस्पिरेंट में तो कभी कुछ और करने का समय मिलता ही नहीं है। पढ़ाई करो या ईट स्लीप रिपीट, यही अपना ईट स्लीप स्टडी रिपीट चलता रहता है। तो मेन इंटरव्यू का यही है, बस बी रियल, बी यू। जो भी एस्पिरेंट्स सब तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरा बस ये सजेशन रहेगा कि आप सिलेबस पे स्टिक रहिए और हार्ड वर्क में कभी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। बी सिंसियर टू योर सेल्फ, बी सिंसियर टू योर गोल्स। बस यही 3 चीज़ें आपको आगे ले जाएंगी। बाकी थैंक्स टू DKT टीम फॉर शेयरिंग माय व्यूज़।